नमस्कार दोस्तों। ओसीएन नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं हूं ओमकार चौधरी। आज कई मुद्दे हैं और उन पर हम एक-एक करके बातचीत करेंगे। सबसे अहम बात ये है कि 15 अगस्त यानी स्वतंत्रता दिवस हमारे आपके सामने है। सरकार तब तक इन चीजों को लटकाने के बिल्कुल भी मूड में नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद सक्रिय हुए हैं। कल रात 12 बजे के आसपास उन्होंने अपने आप एक वीडियो बनाया। उनके पास स्टाफ की कोई कमी नहीं है। उनका जो मीडिया डिपार्टमेंट है, जो उनका ट्विटर हैंडल, जो उनकी तमाम दूसरी उनकी वेबसाइट्स देखती हैं, प्रधानमंत्री अगर इच्छा जताएं तो पूरी टीम सिर के बल खड़ी हो जाएगी रात को 3 बजे भी। लेकिन जिस तरीके से आजकल शोक चर्राया हुआ है अरविंद केजरीवाल को और राहुल गांधी को, कोई अपने बेडरूम से लाइव कर रहा है या वीडियो बना करके दे रहा है, रात्रि में कोई गाड़ी में बैठा हुआ है वहां से वीडियो बना रहा है, तो प्रधानमंत्री ने सोचा कि एक मैं भी इसी तरह का खुद ही बना ही देता हूं और उसका जबरदस्त इम्पैक्ट हुआ है। मल्लिकार्जुन खड़गे कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री को संसद में बोलना चाहिए, संसद चल रही है। तो ये सारे पैरामीटर केवल प्रधानमंत्री पर लागू होते हैं, आप पर, राहुल गांधी पर या दूसरे नेताओं पर लागू नहीं होते हैं। आप बाहर बोलोगे, आप तमाशे करोगे, आप रात्रि में बस मंगवा करके एक सीन क्रिएट करोगे मीडिया में और प्रधानमंत्री हाथ पर हाथ रख कर बैठे रहेंगे। इसके अलावा कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर हम चर्चा करेंगे। योगेंद्र यादव का वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उन्होंने कहा है कि अब लोकतंत्र के फैसले संसद नहीं करेगी। कल भी हमने चर्चा की थी इस पर, आज फिर इस पर हम चर्चा करेंगे, इसके आयामों पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ आप देख रहे हैं विंडो में दोनों विद्वान जुड़ गए हैं। वीरेंद्र नाथ भट्ट लखनऊ से, एकलव्य सिंह जयपुर से। आप दोनों का बहुत अभिनंदन, नमस्कार। प्रणाम साहब। देखिए, मैंने आज थंबनेल बनाया है कि सूत्र हाथ में आ गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये सूत्र क्या है और जो इन दंगाइयों के, उपद्रवियों के, अराजकों के पापा हैं, वो किस तरह के कारनामे कर रहे हैं, ये हम सब और पूरा देश देख रहा है। और सूत्र यही है कि इनका इरादा एक्चुअल में क्या है। वैसे तो मेरे पास बहुत लंबी लिस्ट है, मैं वो लिस्ट ही पढ़ने लगूं तो काफी समय गुजर जाएगा। आजादी से बाद के वर्षों में और खास तौर से 80 के दशक से लेकर के 2014 के पहले पता नहीं कितने पेपर अलग अलग प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनके आउट हुए हैं और अलग अलग प्रधानमंत्री और अलग अलग राज्यों के मुख्यमंत्री उस समय थे। कांग्रेस की भी सरकारें थी, क्षेत्रीय दलों की भी सरकारें थी। कभी किसी शिक्षा मंत्री ने या किसी मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया हो, लगता नहीं, या किसी ने माफी भी मांगी हो। अशोक गहलोत के यहाँ भी करीब 19 पर्चे आउट हुए हैं, लीक हुए हैं, कभी अशोक गहलोत ने भी माफी नहीं मांगी। तो ये कहते हैं कि प्रधानमंत्री को माफी मांगनी चाहिए, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए। तो ये जो स्थितियां, परिस्थितियां बन गई हैं, भट्ट साहब, वांगचुक का अनशन खत्म करा दिया है बीती रात। प्रधानमंत्री ने सख्त बिल लाने, फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और जो भी पेपर लीक के दोषी हैं उनको सख्त सजा जल्दी से जल्दी मिले, इसके लिए एक बिल भी लाने का ऐलान कर दिया है। और 2 मांगे इनकी मान ली गई हैं प्रत्यक्ष तौर पर, यानी वांगचुक की भी और आज जो दीपके के प्रतिनिधि गए थे उनकी भी 2 मांगे मान ली गई हैं। अब मामला ये है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा, वांगचुक ने तो इस्तीफा मांगना बंद कर दिया है, लेकिन दीपके एंड कंपनी जो कहीं से निर्देश ले रही है और जो एक बार तो वहां से चली गई थी,
फिर रात को आकर के बैठ गई, वो भी किसी से निर्देश मिले होंगे कि छोड़ना नहीं है, पकड़े रहना है। तो ये लोग मुआवजे की, एफआईआर वापसी की, जो निर्दोष हैं या जिन्होंने हिंसा नहीं की है, वो आश्वासन दिए गए हैं। कैसे देख रहे हैं इस डेवलपमेंट को? देखिए, पहली बात तो ये बात बहुत साफ कर लीजिए, मामला नीट का नहीं है, मामला धर्मेंद्र प्रधान का नहीं है, मामला कुछ और है। मामला है एफसीआरए बिल, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट में अमेंडमेंट बिल, जो पार्लियामेंट में पेंडिंग है इस समय। अप्रैल में पास हो जाना चाहिए था, गवर्नमेंट ने इसको जेपीसी को, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को रेफर कर दिया था। और जितने चर्च के मुल्ला हैं, जिनको पादरी या पेस्टर कहा जाता है, कल वो बड़ी संख्या में सड़क पे उतरे थे। और आप देखिएगा जब ये बिल पास होगा तो इससे बड़ा कोई ना कोई वितंडा होगा। तो ये इनको केवल एक ट्रिगर पॉइंट चाहिए। और ये सब जो है, जो एक आपका जो अमेरिकन पॉलिटिकल साइंटिस्ट की किताब है, जीन शार्प की, डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, ये नेट से कोई भी फ्री डाउनलोड कर सकता है। इस किताब को आप अगर पढ़िए तो पिछले 12 साल से कांग्रेस, अरविंद केजरीवाल 2011 से और राहुल गांधी 2014 से बिल्कुल इसी किताब में लिखे गए सिद्धांतों का अक्षरशः पालन कर रहे हैं। उनको ट्रिगर पॉइंट चाहिए, मुद्दा चाहिए, जो कि न्यूट्रल सा मुद्दा हो, जो समाज के सभी वर्गों को बहुत आकर्षित करे। महिला अधिकार, महिलाओं पे वायलेंस या एनवायरनमेंट, और लोगों को थोड़ा-सा वो आंदोलित करे, लोगों को जो है इरिटेट करे, फ्रस्ट्रेट करे कि सरकार कुछ कर नहीं रही है। तो नीट का एग्ज़ाम तो बहाना इसलिए है कि नीट का पेपर हुआ, मई में पेपर लीक हो गया, पेपर कैंसल हो गया, दोबारा परीक्षा हो गई, उसके परिणाम आ गए, और उसके बाद से जो है अब काउंसलिंग की प्रोसेस चल रही है मेडिकल कॉलेज में एडमिशन की। तो ये तो एक बहाना था। इन्होंने एक बार भी नीट के एग्जाम के बारे में बात नहीं की कि नीट के सिस्टम को ओवरहॉल किया जाए। नेशनल टेस्टिंग अथॉरिटी जो नीट के एग्जाम को कराती है, दे मस्ट बी हेल्ड अकाउंटेबल। उनको जो है और सख्त बनाया जाए, क्या किया जाए और इसके ऊपर कार्रवाई भी हो चुकी है। सीबीआई ने बहुत धरपकड़ की है, और उसमें 8-10 लोग तो इस समय जेल में हैं। उसमें तो प्रोफेसर हैं जो कि क्वेश्चन पेपर सेट कर रहे थे। तो इन्होंने कहीं पर भी, और आप देखिए अब तक अपोजिशन ने इतना हल्ला मचाया, लेकिन किसी ने अब तक, और इस बार के नीट के पेपर में भी कोचिंग से जुड़े हुए लोग, कोचिंग के संचालक पकड़े गए हैं महाराष्ट्र में। और पिछले आप 15 साल का अगर रिकॉर्ड देखिए, यूपी में भी पेपर लीक की समस्या रही है। हमेशा पे जो कोचिंग के लोग हैं वो इसमें पकड़े गए हैं। यहाँ पे जो है अगर रेलवे में जो एनटीपीसी कैटेगरी कहलाती है, क्लास 4 की नॉन टेक्निकल प्रोफेशनल कैटेगरी, उसकी भी कोचिंग होती है। पुलिस में सिपाही की भी कोचिंग होती है, दरोगा की भी कोचिंग होती है। जब अग्निवीर की भर्ती की घोषणा हुई थी, भारत सरकार ने की थी सेना में, तब यूपी में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था। तो अलीगढ़ में टप्पल का कोचिंग वाला पकड़ा गया था। बलिया में 35 साल का मौलाना पर जो है प्रोटेस्ट कर रहा था, पकड़ा गया था। जबकि अग्निवीर में भर्ती की उम्र 16 साल है। तो किसी ने भी कोचिंग माफिया के ऊपर कोई रोक लगाने की, कोई कर्व करने की, उनकी जवाबदेही तय करने की, या उनका जो अनुचित दखल बना हुआ है परीक्षाओं के संचालन में पूरे देश के लगभग हर राज्य में। और भारत में तो स्थिति, शिक्षा व्यवस्था इतनी दयनीय हो गई है कि 5th क्लास से ही बच्चे की कोचिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की परीक्षा में कोचिंग, इंटर की परीक्षा में कोचिंग, और आपका इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल हो, या एमबीए हो, कंबाइंड लॉ एडमिशन टेस्ट हो, क्लैट हो, हर जगह कोचिंग, नौकरियों की कोचिंग। तो ये कोचिंग का व्यापार का जो धंधा है, उसको वैसे कहा जाता है 60,000 करोड़, बल्कि वो 1 लाख करोड़ रुपए से ऊपर है देश में। कोचिंग के बारे में सवाल उठाने के बजाय राहुल गांधी, जो कोचिंग सेंटर का सबसे बड़ा केंद्र है कोटा, वहां पे रैली करने पहुंच गए। वहां पे तो ये जो है, तो इनका जो नियत है, जो इनकी इच्छा है, वो संदिग्ध है। छात्रों का कल्याण इनका एजेंडा नहीं था। इनका एजेंडा केवल यह है कि नरेंद्र मोदी सरकार की साख को कैसे कम किया जाए, साख पे कैसे डेंट लगाया जाए, सरकार को डीलेजिटिमाइज किया जाए, सरकार की वैधता पर प्रश्न खड़ा किया जाए। यदि एक मंत्री का इस्तीफा होगा तो सरकार की ओवरऑल जो सरकार की छवि है, जो सरकार की विश्वसनीयता है, उसमें कमी आएगी।
इनका टारगेट केवल पॉलिटिकल था। रिजीम को बदलना, सरकार को बदलना, देश में अस्थिरता पैदा करना, अराजकता पैदा करना। आपने देखा महाराष्ट्र में, बिहार में, यूपी में, राजस्थान में स्पॉन्टेनियस प्रोटेस्ट शुरू हो गए। अब बिहार के लोग जो है कई जिलों में जाकर के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के कार्यालय में तोड़-फोड़ कर रहे हैं। उनसे पूछिए भाई तुम्हारी माँग क्या है? तुम्हारी शिकायत क्या है? तुम चाहते क्या हो? ये हिंसा क्यों कर रहे हो? उनके पास कोई उत्तर नहीं है। तो ये केवल जो है फॉरेन फंडेड, फॉरेन इंस्पायर्ड, फॉरेन बैक्ड एक विदेशी षड्यंत्र था, जो 2011 से खुल के चल रहा है, जिसके सबसे बड़े बेनिफिशियरी अरविंद केजरीवाल थे। और आपको याद होगा कि 2010-11 से ही भारत की राजनीति में और पत्रकारिता में एक नया वर्ड इंट्रोड्यूस हुआ है, सिविल सोसाइटी। ये पूरा का पूरा वर्ड जीन शार्प की किताब आप अगर आप पढ़ेंगे, फ्रॉम डिक्टेटरशिप टू डेमोक्रेसी, तो आपको समझ में आ जाएगा। इसी सिविल सोसाइटी के फ्रॉड का प्रयोग जो है पहले सर्बिया में किया गया। जो वहां का प्रेसिडेंट था स्लोबोडन मिलोसेविच, उसके ऊपर नेटो ने 1 महीना बॉम्बिंग की, उसको नहीं हटा पाए। और उसके बाद वहां पे उन्होंने इसी तरीके के पूरे मीडिया को फंड किया, एनजीओस को फंड किया, रेडियो स्टेशन, प्राइवेट स्टेशन को फंड किया, मैगजीन अखबार को फंड किया। और उसके बाद जो है वहां पे एक दिन जो है लेकिन नेटो उसको हटा नहीं पाया। और एक दिन वहां पे जो उसकी राजधानी बेलग्रेड में हजारों स्टूडेंट इकट्ठा हुए, वो बुलडोजर लेके आए थे और बुलडोजर लेके वो पार्लियामेंट में घुस गए। और इसीलिए उसको बुलडोजर क्रांति कहा जाता है। और अंततः जो है स्लोबोडन मिलोसेविच को सत्ता छोड़ के भागना पड़ा। यही काम 2012 में अरविंद केजरीवाल दिल्ली में कर चुके हैं, जब वो रात में रेल भवन के सामने फरवरी 2012-11 में सोए थे। और उनकी योजना थी कि 4 लाख 5 लाख लोग आ जाएंगे और फिर हम लोग पार्लियामेंट में कूच करेंगे, पार्लियामेंट पे कब्जा कर लेंगे, जैसा कि अभी 2 साल पहले अगस्त 5 2024 को ढाका में हो चुका है, या श्रीलंका में हो चुका है अभी 4 साल पहले, या अभी जी, नेपाल जी। में हुआ पिछले साल। यही करने की यहाँ योजना थी और उन्होंने फिर किया इसको जंतर मंतर से, जो इन्होंने संसद भवन की ओर कूच किया, रेल भवन की ओर कूच किया, पत्थर चलाए, पुलिस की गाड़ियां तोड़ी। तो इनका एजेंडे में नीट था ही नहीं, इनके एजेंडे में छात्र था ही नहीं। इनका जी, इनका एजेंडा केवल भारत में अस्थिरता पैदा करना था। जी। बिल्कुल सही कह रहे हैं भट्ट साहब। एकलव्य, प्रधानमंत्री चुप थे, लेकिन सरकार चुप नहीं थी। सरकार के अपने एक्शन चल रहे थे। गति धीमी थी, या जिस समय जो एक्शन लेना चाहिए था, सरकार वो एक्शन लेने में चूक गई, हमेशा की तरह। वो शाहीन हुँ, बाग में भी कहा माना गया कि हाँ, देरी हुई, भीड़ बढ़ने दी गई। वो 13 महीने के आंदोलन के दौरान भी, वो शंभू बॉर्डर पर भी, और फिर यहाँ भी वही हुआ कि आप हल्के में ले लेते हैं, या फिर आप लोकतंत्र विरोधी ना ठहरा दिए जाएं देश में और विदेशों में, इसलिए आप एहतियात बरत रहे हैं कि भाई चलो, लोकतंत्र है तो अपनी बात कहने का सबको अधिकार दिया जाए। लेकिन चीजें बाद में बिगड़ जाती हैं। तो प्रधानमंत्री अगर खामोश रहते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री अगर हर मुद्दे पर बोलने लगे, तो मुझे लगता है कि पद की गरिमा, दूसरे जो वो बाकी के काम देश के लिए कर रहे हैं, उन पर भी असर पड़ेगा। और प्रधानमंत्री को हर मुद्दे पर विवादों में नहीं पड़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। जिनका काम है वो उस चीज को एड्रेस करें। तो प्रधानमंत्री चुप रहते हैं तो इनके पेट में दर्द, प्रधानमंत्री कुछ बोलें तो फिर तो पूरा मरोड़ा ही उठ जाता है। फिर तो तरह तरह की बातें होती हैं। संसद चल रही है जी, प्रधानमंत्री को तो संसद में बोलना चाहिए, वो बाहर से वीडियो बना करके क्यों दे रहे हैं? देखो देखो, प्रधानमंत्री एकदम प्रेशर में आ गए हैं, झुक गए हैं। उन्होंने जो है रात को 12 बजे भी उठ करके वीडियो बनाया, क्योंकि प्रेशर बहुत ज्यादा बढ़ गया है आप लोगों का, जमे रहो, डटे रहो। इस तरह की बातें मंच से शुरू हो जाती है। क्या हम ये माने कि ये सब जो टैक्टिस इस समय हम देख रहे हैं, ये भी एक तरीके से अपरिपक्व और
डर्टी पॉलिटिक्स का एक हिस्सा बन गया है। बाहर ये कुछ भी बोलें, बाहर चाहे जो तमाशा करें, बसें मंगवा लो, वहां से जी गांधी स्मृति जा रहे हैं। इनको पता है 25 जून 1975 को गांधी शांति प्रतिष्ठान जो आईटीओ पर है, जयप्रकाश नारायण वहां 25 जून को रामलीला मैदान में जनसभा के बाद मच्छरदानी लगा करके आराम से सोए हुए थे, और रात को 12 बजे पुलिस जाती है और उनको उठा करके जेल में डाल देती है। उसी रात को बहुत सारे दूसरे नेता भी गिरफ्तार किए जाते हैं। मुझे ताज्जुब होता है कि इनको गांधी जी के सिद्धांत उस घटना को याद करके क्यों नहीं याद आते हैं। और अब ये गांधी जी की बात कर रहे हैं कि चलो गांधी स्मृति पर चलते हैं। तो ये डबल स्टैंडर्ड या तो ये है कि आज के मीडिया में कार्यरत लोगों को उन सारी घटनाओं की जानकारी नहीं है, ज्ञान नहीं है, और ये भी शायद इस देश की सारी जनता को लल्लू समझते हैं। सर देखिए, सबसे पहले मैं एक्चुअली, क्योंकि आपने अंत में ये बात कही, तो सबसे पहले इसी को एड्रेस कर देता हूँ। ये जो गांधी स्मृति तक मार्च करने की जो बात है, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है सर, क्योंकि मुझे ये समझ में नहीं आता कि सर आप लोग भी इसी समाज में रहते हैं, आपके दर्शक भी इसी समाज में रहते हैं, तो अगर हमारे किसी मिलने वाले के यहाँ भी अगर किसी का निधन हो जाता है तो हम उनके यहाँ जाके बैठते हैं या गांधी जी की मूर्ति के नीचे जाके बैठ जाते हैं? मुझे तो ये समझ में नहीं आया सर कि भाई आप संसद पे कूच कर लोगे, प्रधानमंत्री निवास पे कूच कर लोगे, हर जगह चले जाओगे, गांधी जी की मूर्ति के नीचे बैठ जाओगे, लेकिन जंतर मंतर पे जो स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं उनके पास शाम को जाके नहीं बैठते। इसका क्या कारण है? वैसे नहीं स्टूडेंट नहीं है। नहीं सर, मैं तो कह रहा हूँ कि वो तो है ना, इनके हिसाब से एलिजिड स्टूडेंट्स तो है ना सर, जिनको आप कह रहे हो कि स्टूडेंट्स हैं। तो आप क्यों नहीं जाके दिन में तो उनके पास प्रोटेस्ट और धरना और प्रेस कॉन्फ्रेंस ये सब कर लेते हो, शाम को क्यों नहीं जाते? क्योंकि खुद के भेजे हुए अराजक तत्वों से कहीं डर तो नहीं लगता? तो देखिए सर, सब कुछ दिखाई देता है, परंतु सर जो मेन मुद्दा है उस पे आऊं, जिसकी आप बात कर रहे थे कि देखिए सर, जो प्रधानमंत्री जी ने कल रात को एक वीडियो रिलीज करा, उसका जो बाकी इम्पैक्ट्स की अभी हम बात कर रहे थे, सबसे इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट सर हमने छोड़ दिया सर। सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट था कि प्रधानमंत्री जी के वीडियो रिलीज करने के चंद मिनटों में सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट खोल दिया सर, चंद मिनटों में सर। तो देखिए सर, मुझे ऐसा लगता है सर, वापस ले लिया। बिल्कुल सर, बिल्कुल। चौधरी साहब, एक खबर आ गई है कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के 47 अधिकारियों को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। जी सर, जी सर, जी सर, जी सर। मैं यही बात कह रहा था भट्ट साहब अभी कि सरकार देर में कदम उठाती है, बहुत पहले ये कदम उठा लिए जाने चाहिए। सर मेरा इस पे थोड़ा सा मतलब डिफरेंस है सर आप लोग के ओपिनियन से। ये सर मुझे ऐसा लगता है कि कई बार हम ऐसा कहते हैं सर, जैसे कि सिक्योरिटी इश्यूज को भी हमने बोला, और जो लाल किले पे भी हुआ था, दिल्ली राइट्स के समय भी हुआ कि ये सरकार देर से कदम उठाती है। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर कि ऐसा नहीं हो सकता कि हमें, आपको, जनता को, इनके सपोर्टर्स को समझ में ये सब आता है और अमित शाह और मोदी को धरातल से ये कनेक्शन ही नहीं हो, जिसने 25 वर्ष से इस धरातल से जुड़ के ही इस देश पे राज्य और अपने प्रदेश में राज करा है, कि उनको समझ में नहीं आता हो कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। मुझे लगता है कहीं ना कहीं कि एक चीज तो है सर कि आप देखिए, जैसे इसी मुद्दे को अगर हम ले लें, तो सोनम वांगचुक ने जब से ये स्टार्ट किया था, कॉकरोच जनता पार्टी ने जिस तरह से ये स्टार्ट किया था, यदि जो लोग कह रहे हैं कि पहले क्यों नहीं इंगेज कर लिया, तो अगर सर पहली बात तो ये है सर कि फिर एक प्रेसिडेंट सेट होता कि कोई भी विदेश से आके कहीं पे बैठ जाएगा और वो एंगेजमेंट के लिए आपको नहीं भी बोलेगा, तो आप उससे जाके एंगेज करो। भाई जो पहले मतलब इनने बोला कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, एक प्रतिनिधि मंडल बना के, सरकार ने बोला आ जाओ। दूसरी बात सर कि अगर मान लीजिए कि सोनम वांगचुक से ये खुद जाके उसको अप्रोच करते, तो सर फिर तो मतलब अगर आप इनिशिएटर थे तो आप कुछ प्रपोज करते, सामने से कुछ रिस्पॉन्स आता, कुछ प्रपोज करते,
फिर आपके पास आता, फिर आपके कोर्ट में बॉल होती, फिर आप कुछ बोलते। तो एक तो रास्ता वो था सर, जो हम आमतौर पे आम लोग नेगोशिएशंस का एक जो प्रक्रिया अपनाते हैं। और दूसरा तरीका ये है सर कि यदि अगर किसी के पास मोदी जी जैसा करिश्मा है और मोटा भाई जैसी चाणक्य नीति है, तो क्यों ना कुछ ऐसा करो कि 2 मिनट में 25 दिन की मेहनत एक क्षण में समाप्त हो जाए। तो मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है सर कि ऐसा नहीं है कि सरकार बस हाथ पे हाथ धर के बैठी हुई थी, वो एक अप्रोप्रिएट स्ट्रेटेजी बना रही थी, जिसका परिणाम भी हमें दिखाई दे रहा है सर। और नहीं नहीं, मैं ये कह सर रहा था, मैं सर ये कह रहा था कि परसेप्शन बहुत मायने रखता है यस, राजनीति में। सर दैट इज मोस्ट परसेप्शन क्या इम्पोर्टेंट। बन रहा है, परसेप्शन सर क्या बन रहा है कि सर आप लगातार गलती कर रहे हैं। सर शाहीन बाग में भी आपने यही काम किया, 13 महीने के आंदोलन में भी किया, शंभू वाले सर में भी किया, CAA वाले में तो दिल्ली के दंगों में दिल्ली को झोंक दिया गया, ताहिर को सर अभी सजा सुनाई गई है। तो ये स्थितियां परिस्थितियां पैदा ही क्यों होने दी जाएं? या तो शुरू में एड्रेस कर लीजिए या शुरू में ही उनको हटा दीजिए। सर देखिए, ये बातें हम हमेशा करते हैं सर। एक्चुअली मतलब जैसे आपने 2 एग्जांपल्स दिए, आपको ध्यान होगा कि जो 2021 के बंगाल के चुनाव थे, उस समय भी सर इस तरह की हम लोग बातें करते ही थे कि भाई मतलब वहां पे जो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के लिए जिनने अपनी जान झोंक दी इन लोगों के लिए, उनके साथ जो प्रताड़ना हुई, उनका जिस तरह से बड़े लीडर्स को उनके सपोर्ट में हमें दिखना चाहिए था, वो उस तरह से नहीं दिखे। और एक बात और भी थी सर कि इस बार के लिए भी मतलब कई लोग ऐसा कहते थे सर कि भाई मतलब जिस तरह की अराजकता और जो मॉडल ममता ने अपना रखा है, वो तो एक फिट मॉडल है प्रेसिडेंट्स रूल लगाने के लिए। कौन मतलब पूरे देश का जो जनमानस है वो है आपके साथ, तो आप किस बात से डर रहे हो ये काम करने के लिए। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लगता है सर कि जो मोदी जी को जितना भी ऑब्जर्व करा है, इसमें हम उनसे अग्री कर सकते हैं, डिसअग्री कर सकते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है सर कि ये जो दिल्ली राइट्स भी जब हुए थे सर, मतलब वो जो 300 पुलिसकर्मी जिस तरह से उसमें जख्मी हुए थे और कुछ लोगों की जान गई थी, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण हम सबको लगता था कि एक ये। रो का अधिकारी मार दिया गया था, एक रो जी का सर, अधिकारी जी मार सर, दिया। जी रतन लाल नाम था उसका। बिल्कुल सर, बिल्कुल। और वो जिस तरह से अंकित शर्मा की भी सर उनकी बॉडी के साथ जो किया गया था, मतलब बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण था सर। और देखिए सर, ये एक अच्छा रहा इस बार कि हमें कोई बहुत बड़ी अप्रिय घटना होने को मिली नहीं। लेकिन जिस तरह से ये लोग पुलिस वालों पे और RAF के सिक्योरिटी पर्सनल पे जिस तरह से अटैक कर रहे थे, पता नहीं शायद किसी गलत जगह पे गलत तरीके से डंडा लग जाता, कोई कांच की बोतल लग जाती तो क्या हो जाता। तो ये बात बिल्कुल सही है सर, लेकिन मैं फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि एक ये होता है सर कि देखिए सर, मैं तो क्या बोलूं, मतलब ये तो हम इंसानों की बात है, लेकिन प्रभु श्री कृष्ण ने भी महाभारत में कहा था कि सबसे पावरफुल वो व्यक्ति होता है जिसमें कि सामर्थ्य होता है, लेकिन वो सामर्थ्य का उपयोग तब या अपनी शक्ति का उपयोग तब तक नहीं करता जब तक कि वो अनिवार्य ना हो जाए। तो पता नहीं सर, मैं क्या कहूँ, लेकिन मैं मानता हूँ कि जो है ये मोदी शाह जी की जोड़ी, उन्होंने कहीं ना कहीं कुछ ऐसी खबरें उनके पास होंगी और कुछ स्ट्रेटेजी ऐसी होगी जो इतनी आसानी से उसका असेसमेंट करना मतलब इजी नहीं है, लेकिन डेफिनेटली इसके पीछे स्ट्रेटेजी थी। और ये सर, इसने सर अल्टीमेटली देखिए पॉलिटिक्स भी इम्पोर्टेंट है। मतलब ये कहना बड़ा आसान है कि एक प्रशासक को वही करना चाहिए जो उससे उम्मीद है, जैसे हमारे योगी जी है, मतलब अनअपोलोजेटिक, नॉन कॉम्प्रोमाइजिंग, बस जो दिखता है वो कर दिया। लेकिन सर नेशनल लेवल पे क्या है कि बहुत लोगों को सर परसेप्शन भी आपको एक अपना, चाहे आप नेशनल कह लो चाहे इंटरनेशनल परसेप्शन कह लो, कहना आसान है कि आज ये सब मैटर नहीं करता, भारत एक मतलब की एक अलग पहचान है। लेकिन कहीं ना कहीं सर जो नेशनल लेवल लीडरशिप होती है उसको देखना पड़ता है। जैसे इसका एक एग्जांपल आपको दूं तो सर, जैसे जो नुपुर शर्मा जी के साथ हुआ था, हम सबका इतना ज्यादा दिल दुखा था सर कि ये क्या किया बीजेपी ने।
लेकिन मैं समझता हूँ सर कि आज जिस तरह से ये जो तेल का संकट हुआ और उसमें भी जो ये जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ये हमारे साथ इस समय पे भी खड़ी रही, तो पता नहीं सर क्या क्या मतलब उस कुर्सी पे बैठते हैं तो डिफिकल्ट डिसीजंस लेने पड़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वीरेंद्र जी, ये राहुल गांधी और केजरीवाल में इतनी मोहब्बत। एक पुराना गाना मुझे कई बार इन दोनों को देख करके याद आता है कि हम ही से मोहब्बत, हम ही से लड़ाई, अरे मार डाला दुहाई दुहाई। तो ये कभी साथ साथ बैठ करके बातें करते हैं, फोटो खिंचवाते हैं हाथ ऊपर करके, अब एक दूसरे की शक्ल देखने को तैयार नहीं है। केजरीवाल कुछ कहता है तो राहुल गांधी खाली बसें मंगवा करके उसमें अपने साथियों को, दूसरे दलों के लोगों को लेकर के गांधी स्मृति पहुंच जाते हैं। मतलब नाइट में एक पूरा सीन क्रिएट करते हैं और लाइव कवरेज प्राप्त करते हैं प्राइम टाइम के जो चैनलों का टाइम होता है उसमें। तो ये हो क्या रहा है, ये कबड्डी जो खेली जा रही है, इसके पीछे की इनकी मजबूरी है, रणनीति है, या कुछ एक दूसरे से ज्यादा ही मोहब्बत हो गई है? देखिए, दोनों की प्राथमिकताएं भिन्न हैं, लेकिन एक मामले में दोनों एक हैं कि नीच से मतलब नहीं है, उनके अपने अपने निजी राजनीतिक स्वार्थ हैं और स्वार्थों में भिन्नता है। अरविंद केजरीवाल का स्वार्थ है पंजाब विधानसभा का चुनाव। राहुल गांधी का स्वार्थ है नरेंद्र मोदी के ऊपर हमला, नरेंद्र मोदी की छवि पे हमला, नरेंद्र नरेंद्र मोदी को खलनायक बनाओ, नरेंद्र मोदी को की जो यूथ में फॉलोइंग उसे कम करो। अब इस समय अफवाह उड़ाई जा रही है, पता नहीं ये इतने विद्वान लोग हैं कि वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे नरेंद्र मोदी के इतने लाख जो है फॉलोवर कम हो गए, लोगों ने अनफॉलो किया। ये डाटा इस समय जो है खूब घुमाया जा रहा है। तो दोनों की प्रायोरिटीज, और दोनों लोग जो है छात्रों के कंधे पे रख के बंदूक चला रहे हैं। दोनों का कोई लेना देना छात्रों से नहीं है। अरविंद केजरीवाल तो इतना बड़ा झूठा है कि इसने कहावत का अर्थ ही बदल दिया। पहले कहावत थी कि डर लगेगा तो नानी मर जाएगी, ये नानी को भूल जाता है। कि नानी ने कहा था कि मस्जिद तोड़ करके जहां मंदिर बना वहां कभी मत जाना, और फिर ये नानी को भूल गया और उसी मंदिर में पहुंच गया कि अयोध्या भगवान राम के मंदिर में। इसका कोई लेना देना धर्म से नहीं है, और ये तो बहुत जमाने पहले क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट हो चुका है। तो ये दोनों झूठे लोग हैं, और इनका दोनों का जो जो स्वार्थ है, तात्कालिक राजनीतिक लाभ कहाँ मिल रहा है। अब राहुल गांधी को कोई गंभीरता से नहीं लेता कि ये किसी भी जनता के विषय पर, ये किसी भी पब्लिक इश्यू पर ये कभी लग करके इसने कभी कोई काम किया हो, कोई सस्टेन तरीके से कोई काम किया हो। केवल जिसको जो और अगर कल अगर जो है ये मामला शांत हो जाए जंतर मंतर पे, तो मंडे से हल्ला नहीं मचाएगा। फिर ये बोलेगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा। फिर जब संसद में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 131वां का बिल आएगा डिलिमिटेशन का, फिर ये उसके विरोध भी जुट जाएगा। तो राहुल गांधी शुड नॉट बी टेकन सीरियसली ऑन एनी सब्जेक्ट रिलेटिंग टू भारत। उसका भारत से कोई लेना देना नहीं है। वो, और उसको ये मालूम है कि मैं जब तक जीवित रहूंगा मैं वीआईपी बन के ही रहूंगा। मेरे पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे, मेरे पिताजी की माताजी प्राइम मिनिस्टर थी, मेरे पिताजी की माताजी के पिताजी प्राइम मिनिस्टर थे। 10 साल मनमोहन सिंह मेरा नौकर प्राइम मिनिस्टर था। तो उसके लिए प्राइम मिनिस्टर पद की भी कोई गरिमा, कोई महत्व, कोई गंभीरता नहीं है। आप देखिए वो पीएम मोदी के बारे में कौन सी भाषा बोलता है, किस तरह के शब्दों का प्रयोग करता है, उसके हाव भाव क्या होते हैं, उसकी बॉडी लैंग्वेज क्या होती है। ही इज वेरी डिसमिसिव, he is always full of contempt for the Prime Minister Modi. प्राइम मिनिस्टर ऑफ ए कंट्री कोई एक व्यक्ति नहीं होता है। वो उस देश के जो भी 100-200 करोड़ जो भी आबादी है, वो उनको रिप्रेजेंट करता है। किसी भी देश का प्रेसिडेंट हो, किसी भी देश का प्राइम मिनिस्टर हो, वो उस देश की समस्त जनता का प्रतिनिधि होता है। उस देश की पहचान होता है, आइडेंटिटी होता है। वो एक जी। संवैधानिक पद को रिप्रेजेंट करता है, कोई व्यक्ति नहीं होता है। तो दोनों की अपने स्वार्थ अलग अलग हैं। अरविंद केजरीवाल को किसी भी तरीके से पंजाब की जमीन बचानी है, और वो बचा नहीं पाएगा। और राहुल को मालूम है हारते रहो क्या दिक्कत है, कोई न न जीतने की खुशी है, न हारने का गम है, जो उनके पिछले 12 साल का रिकॉर्ड है। अब तो चुनाव हारने की उनकी सेंचुरी बन चुकी है।
तो इसलिए दोनों को मैं गंभीरता से नहीं लेता। और ये अब लोग तो केवल लड़ते हैं सोशल मीडिया पे, और सोशल मीडिया पे लड़ करके भारत की राजनीति में बीजेपी का, नरेंद्र मोदी का मुकाबला नहीं किया जा सकता। अब तो राहुल जी। हैबिचुअल हो गए हैं ना हारने के, तो अब हाँ। उनकी सेहत पर फर्क नहीं पड़ता है। एकलव्य राहुल गांधी किसी को लेकर के आए और यहाँ से वहां उठा करके कहा कि देखो देखो देखो, पैलेट गन की गोली यहाँ लगी हुई है इसको, और कहा जा रहा था कि किसी को पैलेट गन जो है वो उसका यूज नहीं हुआ किसी के ऊपर। बल प्रयोग में हिंसक भीड़ को काबू करने के लिए आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं, लाठीचार्ज किया जाता है ताकि तितर बितर हो जाएं लोग, और अगर जरूरत समझी जाती है तो पैलेट गन सबसे सुरक्षित तरीका होता है भीड़ को काबू करने का, उससे किसी की मृत्यु नहीं होती है। ये प्रधानमंत्री बनने का सपना देखते हैं। एक एसीपी को बहुत बुरी तरीके से पीटा गया, उनके साथ चल रहे एक दूसरे अधिकारी को बहुत बुरी तरीके से मारा गया। वहां महिला रिपोर्टर्स की लिंचिंग करने की कोशिश की गई, लेकिन मजाल है कि राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल उनका जिक्र भी कर रहे हों, और जो गाड़ियां तोड़ी गई हैं, जिनको पलटा गया है, बसें तोड़ी गई हैं, उसका जिक्र तक नहीं कर रहे हैं ये लोग। तो ये किस तरह के जिम्मेदार, पहले तो आप प्रधानमंत्री तो बनेंगे कि नहीं बनेंगे छोड़ दीजिए, लेकिन जो दिन रात आपकी सुरक्षा में लगे हुए हैं सुरक्षा कर्मी, आप तो उनके भी साथ नहीं खड़े हैं, आप तो गुंडों बदमाशों के साथ खड़े हैं। और चलो मैं उसको गुंडा बदमाश नहीं मानता जिसको आप दिखा रहे थे कि पैलेट गन की वजह से ये घायल हो गया है, लेकिन इनको संविधान और तमाम चीजें भी पढ़ लेनी चाहिए कि पुलिस प्रशासन हिंसक भीड़ को काबू में करने के लिए क्या क्या करने के लिए एंटाइटलमेंट, उसको क्या क्या अधिकार मिले हुए हैं। सर देखिए, एक तो ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात इसलिए भी हो जाती है कि राहुल गांधी स्वयं एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपने पिता, अपनी दादी को मतलब एक तरह से असुरक्षा की वजह से ही खो दिया सर। और वो उसके बारे में बातें भी करते हैं, मतलब अपने यंगर डेज में उससे भी एक माहौल क्रिएट करने की कोशिश करते थे। तो मुझे तो ये, और सर उनके पास, उनकी परिवार के पास जिस तरह की सिक्योरिटी आज स्वयं है, तो पता नहीं सर कि अपनी लाइफ को वैल्यू करते हैं तो जो लोग उनको प्रोटेक्ट करते हैं उनकी लाइफ को वो वैल्यू करते हैं या नहीं, जो मीडिया उनको कवर करती है उनकी लाइफ को वैल्यू करते हैं या नहीं। मतलब मैं तो सर ऑनेस्टली बताऊं कि ये गोदी मीडिया करके वहां पे जो बकवास चल रही थी, मतलब कितना दुर्भाग्यपूर्ण है सर कि कम से कम इस तरह के प्रोटेस्ट में, जहां पे कि मतलब लिटरली सर लाठियां, डंडे, पत्थर, कम से वहां पे कोई आपको किसी चैनल से प्रॉब्लम भी है तो उस चैनल का ओनर थोड़ी है वहां पे एक यंग रिपोर्टर है या मतलब कोई दूसरा जिसे आप कह सकते हो कि एम्प्लॉई है, एक फील्ड रिपोर्टर है जो कि वहां पे अपनी लाइन ऑफ ड्यूटी में खड़ा है ताकि वो अपने परिवार का पालन पोषण कर सके, अपनी नौकरी कर रहा है ईमानदारी से। और ऐसे लोगों के लिए सर ये मतलब एक शब्द तो निकला नहीं राहुल गांधी जी से कि कम से कम आप मीडिया के लोगों के साथ मिसबिहेव मत करो। और सर इसके पीछे भी मैं आपको बताऊं कि बड़ी इंटरेस्टिंग, जो मतलब मेरे भी कुछ मित्र हैं सर मीडिया में, दिल्ली में, यंग लोग जो साथ में पढ़ा करते थे कॉलेज वगैरह में, उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताई सर कि वहां पे डेलिबरेटली जो मतलब नेशनल मीडिया या जो बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनको क्यों एम्बैरस करके और वहां से निकालने का डेलिबरेट प्रयत्न करा जा रहा था। उसका कारण ये था सर कि ये लोग चाहते हैं कि इनके साइड के ही यूट्यूबर्स वहां पे रहें या इनकी साइड के ही जो लेफ्टिस्ट मीडिया, कम्युनिस्ट मीडिया वाले हैं वही रहें, और जब वहां पे ये लोग खुद पुलिस को इंस्टिगेट करें या उनके ऊपर अटैक करें तो उसको दिखाने की जगह सिर्फ जो पुलिस अगर उनके ऊपर कोई प्रतिक्रिया करे
तो उसका शॉट दिखा के पुलिस को और सरकार को बदनाम किया जा सके, क्योंकि जो बड़े मीडिया ऑर्गेनाइजेशंस होंगे वो तो दोनों साइड की स्टोरी दिखाएंगे, उनके तो बड़े कैमरा एंगल्स होंगे। तो ये इस तरह के सर वहां पे चीजें चल रही हैं। और मतलब सर वैसे तो आप देखो तो इन लोग के बारे में क्या बात करी जाए, ये ऑपोजिशन की तो ये हालत हो चुकी है कि सोनम वांगचुक ने अपना फास्ट एंड कर दिया है। तो मतलब गाली दे रहे हैं। उसे कह रहे हैं हु आर यू टू एंड योर फास्ट, तुम होते कौन हो जो अपना फास्ट एंड कर लो। ये क्या तरीका है सर? तुम्हें हमसे पूछना चाहिए था, तुम हमारे साथ खड़े थे, तुम्हें बच्चों से पूछना चाहिए था, तुम्हारा क्या अधिकार है कि तुम अपना अनशन खत्म कर दो। मतलब ये किस तरह का मजाक है सर? और सर ये मार्च में भी अगर आप देख लो, मतलब तुमको मरना है तो हमसे पूछ के मरो, ऐसे कैसे मर जाओगे तुम? हाँ, और तुम्हें मतलब जिंदा रहने का या अपना मतलब हेल्थ के लिए तुम हमसे पूछे बिना कैसे डिसाइड कर सकते हो? और मतलब ये विचित्र तस्वीर है सर अपने लोकतंत्र की। ये जो मार्च के बारे में भी आपने शुरू में बात करी, गांधी स्मृति वाली, मतलब आप देखिए कि सोनिया की बेटा बेटी, लालू की बेटी, मुलायम का बेटा, पवार की बेटी, ये सब विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र द्वारा एक 3 बार के चुने हुए प्रधानमंत्री की तानाशाही खत्म करने के लिए मार्च कर रहे हैं। ये क्या मतलब सर, कभी कभी तो ऐसा लगता है लोगों को भी हंसी आती होगी कि क्या जोक। ये मतलब ये सबसे बड़े तानाशाह तो ये खुद ही हैं जो अपनी अपनी पार्टियों पे तानाशाह बन के राज कर रहे हैं। और ये बात करते हैं जो व्यक्ति 25 साल से लगातार पहले अपने प्रदेश में और फिर देश में चुन के ऐसे बड़े बड़े मैंडेट्स के साथ आ रहा है। तो सर ठीक है, ये लोग मतलब मुझे तो ऐसा लगता है सर कि मतलब वही है कि मोदी जी का तो 10 मिनट का करिश्मा ही बहुत था इन लोगों की 25-50 दिन की मेहनत खत्म करने के लिए। अरे 6 महीने की परीक्षा कर लीजिए। अभी यूपी पंजाब के चुनाव के बाद सब स्थिति स्पष्ट हो जाएगी सर। लेकिन एक इम्पोर्टेंट बात है, सॉरी अंतिम चरण में पहुंच गए हैं, तो योगेंद्र यादव की इस टिप्पणी पर आप क्या कहेंगे वीरेंद्र भट्ट जी, और फिर एकलव्य की समापन टिप्पणी लेंगे। मेरा मानना है इट्स ए फिट केस अब इस ऑफ देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा। मैं काफी वक्त से कह रहा हूं कि अब देखिए, अब इस देश में डेमोक्रेसी का फ्यूचर संसद से तय नहीं होगा, सड़क से तय होगा, इलेक्शन से तय नहीं होगा, रेजिस्टेंस से तय होगा। और 20 तारीख को उसकी एक झलक, एक छोटी सी झलक हमने देखी, छोटी तो नहीं थी जी, लेकिन इतिहास की दृष्टि से देखें तो एक झलक हमने देखी। जी देखिए, ये जो है CSDS जो सेंटर फॉर स्टडी ऑफ डेवलपिंग सोसाइटी, जिसकी स्थापना प्रोफेसर रजनी कोठारी ने 1973 में की थी, और ये लगातार वामपंथी जिहादियों का गढ़ है। और पिछले वर्ष सितंबर में इसके डायरेक्टर संजय प्रसाद ने एक महाराष्ट्र के बारे में बहुत ही भ्रामक ट्वीट किया था, जिसकी सरकार ने खंडन किया था। उसने ट्वीट को डिलीट कर दिया था, बाद में इसका वहां से इस्तीफा हो गया था, और तब से इसकी ग्रांट भारत सरकार ने रोक दी है। और ये उसी CSDS का प्रोडक्ट है। और ये अपने को सलीम कहता है, और ये आम आदमी पार्टी के षड्यंत्र में पिछले 11 साल बाद, ये पिछले 15 साल से शामिल है। SIR का ये लगातार ये विरोध कर रहा है। और इसने दर्जनों लेख लिखे हैं। दिल्ली से एक सो कॉल्ड जिहादी जो अंग्रेजी अखबार में ये काम कर रहा है। लेकिन अब जो इसने बोला है, इट्स एन एक्ट ऑफ सबवर्जन, इट्स ए कॉल फॉर रिबेलियन, and it also calls for serious action by the government। इसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। ऑलरेडी इसके खिलाफ SIR है एक किसान आंदोलन को लेकर के। दिस इज द लिमिट। अगर सरकार इसको भी जाने देगी तो इस जैसे जो विध्वंसकारी और डिविसिव और जो एलिमेंट समाज में है, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनके हौसले बढ़ेंगे, और आने वाले दिनों में सरकार की समस्याएं और बढ़ेंगी यदि इस पर कार्रवाई नहीं हुई। ये लोग चिल्लाएंगे डेमोक्रेसी पे हमला है और फांसीवाद आ गया है, बस ये इनके पास के अलावा और कुछ है नहीं कहने को। लेट देम से इट, बट ही मस्ट फेस द म्यूजिक दिस टाइम। इसको छोड़ा नहीं जाना चाहिए। ही मस्ट नॉट गो स्कॉट फ्री। जी एकलव्य सर देखिए, मुझे ऐसा लगता है, मैं तो बहुत क्लियर हूं सर कि ये जो सलीम मियां हैं, ये अपने आप को योगेंद्र यादव कहते हैं, लेकिन ये
पूर्ण रूप से जिहादी हैं सर, पूर्ण रूप से सर। और देखिए ये चाहते हैं सर कि किसी तरह से अराजकता फैल जाए। मतलब सर देखिए ऐसा है, और सबसे गजब की बात यह है सर कि इनका जीरो डिस्कनेक्ट है ग्राउंड से। आपने देखा होगा सर कि ये सोफिस्टिकेटेड स्टाइल में जिस तरह से बोलने की कोशिश करते हैं, हरियाणा के इलेक्शन में आपने देखा होगा कि मैं ज्यादा नहीं कहना चाहता लेकिन आप लोग देखेंगे कि एक सुनामी सी आ रही है जिसमें बीजेपी बह के हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मतलब हरियाणा में सर ये इस तरह की बातें कर रहे थे, और जब रिजल्ट आया तो उसके बाद उसी तरह से सर आज ये मतलब बात कर रहे हैं कि इस देश की जो लोकतंत्र है उसका जो फैसला और उसके जो मुद्दे हैं वो सड़क से तय होंगे सर। मतलब इनके जैसा सड़क छाप व्यक्ति कह देगा और हम मान लेंगे कि सड़क से तय होंगे सर। इनकी हैसियत क्या है सर इस आदमी की? और ये सर ये देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है कि इसके जैसा आदमी, क्या बैकग्राउंड है, इसने क्या अचीव किया है इसने लाइफ में कि ये कुछ बोल देता है तो इसको मीडिया से भी कवरेज मिल जाता है, इसको मतलब कोर्ट में कोई PIL लगा के चले जाता है तो इसको एक बार सुन भी लिया जाता है। सर मैं आपको बताऊं, मुझे ऐसा लगता है कि कोई स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटर हो, कोई इस तरह से अराजकता फैलाने की कोशिश करे, पकड़ के जेल में 2 डंडे और मारने चाहिए सर। मतलब कोई आप एक सेल्फ अक्लेम्ड पब्लिक फिगर हो और आप बकायदा मतलब एक डेमोक्रेटिक कंट्री में आप ये मतलब लिटरली लोगों को इंस्टिगेट कर रहे हो। अभी तक तो ये एक पॉलिटिकल नैरेटिव चलाता था, बट ये तो कंप्लीटली, ये तो एज मच वर्ड्स में सर आप कैसे और लोगों को इंस्टिगेट करते हो? यही कहते हो ना कि भाई ये कुछ नहीं होने वाला, इस देश में संसद, कोर्ट, सरकार, चुनाव से कुछ नहीं होगा, तुम्हें सड़क पे ही उतर के इस देश के मुद्दे करने पड़ेंगे। और वो भी ऐसे मोमेंट पे जब एक ऑलरेडी एक सेंसिटिव सिचुएशन देश में सड़क पे युवाओं के साथ बनी हुई है, हमारी फोर्सेस उसमें लगी हुई है। तो सर देखिए यहाँ मैं जरूर अग्री करूंगा सर कि मोदी जी और उन सब की स्ट्रैटेजी होती होगी कि क्यों डिलेड एक्शन हुआ, या मतलब उसमें उनको मुझसे बहुत ज्यादा पता होगा। तो मैं ट्रस्ट करता हूँ कि शायद उन्हें सही समय के लिए इंतजार करा होगा, वो उनकी सोच होगी। लेकिन ऐसे व्यक्ति को नहीं बख्शना चाहिए सर, बहुत हो गया। सही समय आता नहीं है, वैसे सही समय बनाया जाता है। तो जब आप कार्रवाई कर देंगे उसी समय सही समय बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद वीरेंद्र नाथ भट्ट साहब और एकलव्य सिंह इतना समय देने के लिए। और सभी मित्रों से ये आग्रह है कि आप लाइक का बटन दबा दिया करें, वीडियो को शेयर कर लिया करें, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नीचे हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप चाहें तो व्हाट्सएप चैनल पर भी फॉलो कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रणाम सर। प्रणाम सर।